नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का वक्त हो गया है। आज खबरदार में व्लादिमीर पुतिन की वॉर क्राइम फाइल्स खुलने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह मानवाधिकारों का कत्लेआम हो रहा है, वो इतिहास में खूनी पन्ने के रूप में दर्ज हो गया है। बूचा से लेकर मारियोपोल तक यूक्रेन में शहर शहर रूस की क्रूरता के निशान मिल रहे हैं और युद्ध अपराध के गंभीर आरोपों का पहाड़ रूस के खिलाफ खड़ा होता जा रहा है। सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं। आज तक के कैमरे पर चश्मदीद गवाहियां रिकॉर्ड हुई हैं। हालात यह है कि पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए दुनिया के तमाम देश जोर लगा रहे हैं। आज इन क्राइम फाइल्स को डिकोड करेंगे और यह भी देखेंगे कि अपनी सफाई में रूस कौन कौन से तर्क दे रहा है। आप लगातार वॉर क्राइम शब्द सुन रहे होंगे। आज इसके सारे डिटेल आपको खबरदार में मिलने वाले हैं। हम आपको यूक्रेन से आज तक की सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इसके साथ ये भी देखिएगा कि यूक्रेन के पायलटों ने पश्चिमी देशों से अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स की डिमांड आखिर क्यों रखी है। यूक्रेन के पायलट रूस के सामने हार मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने ठान लिया है कि अब आसमान में फाइटर जेट दंगल होगा। अगर उन्हें लड़ाकू विमान मिल जाएं, तो वो रूस की सुखोई शक्ति को बर्बाद कर देंगे। क्या ऐसा संभव है? यूक्रेनी पायलटों के इस दावे के पीछे कौन सी शक्ति है, ये देखिएगा। और आज श्रीलंका से लेकर पेरू तक आर्थिक आपातकाल को भी हम करने वाले हैं डिकोड। श्रीलंका और पेरू की सड़कों पर जो अशांति है, उसकी तस्वीरों में पूरी दुनिया के विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। श्रीलंका के वो बीच जो भीड़ से भरे रहते थे, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। श्रीलंका ने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो विज्ञापन फिल्म बनवाई थी, वो फिल्म आज श्रीलंका के हालात पर किसी कटाक्ष की तरह चुभती है। वहां आज तक की टीम मौजूद है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आई है, उसे ध्यान से देखने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि कर्ज के चाइनीज जाल में किस तरह छोटे छोटे देश फंस गए हैं। चीन से दोस्ती इन देशों के लिए जी का जंजाल साबित हुई है। वहीं भारत एक उदार बड़े भाई की तरह मुसीबत में फंसे देशों के साथ खड़ा है। जब चीन बर्बाद करता है तो फिर भारत की उदारता ही याद आती है। इस पहलू पर पूरी दुनिया का ध्यान हम खबरदार में खींचना चाहते हैं। बात पुतिन की वॉर क्राइम फाइल से। आपको बताते चलें, युद्ध के मैदान में दुश्मन के सैनिकों को मारना बहादुरी की निशानी माना जाता है, लेकिन निर्दोष नागरिकों को मारना युद्ध अपराध होता है, जिसका आरोप रूस पर लग रहा है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी बताया जा रहा है। खबरदार में आज हम पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराध के आरोपों का रियलिटी चेक करेंगे और पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम फाइल्स तैयार करेंगे, जिसकी शुरुआत यूक्रेन से युद्ध में पुतिन पर लग रहे आरोपों से करते हैं। पुतिन पर आरोप नंबर 1, रूसी सेना ने बूचा शहर में 400 से ज्यादा आम यूक्रेनी नागरिकों के नरसंहार को अंजाम दिया और शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया। पुतिन पर आरोप नंबर 2, मारियोपोल शहर में रूस ने मिसाइल अटैक कर जानबूझकर एक थिएटर को उड़ा दिया, जिसमें हजारों यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ली हुई थी। रूस के हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पुतिन पर आरोप नंबर 3, रूसी फौज ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों और शॉपिंग सेंटर्स पर टारगेट बॉम्बिंग की है, जिसमें हजारों की संख्या में आम नागरिकों की मौत हुई है। पुतिन पर आरोप नंबर 4, पुतिन के आदेश पर रूसी फौज ने थर्मोबैरिक बम और क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया, जिसमें खार्किव समेत कई शहरों में निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन को वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं और उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में वॉर क्राइम का केस चलाने की गुहार लगा रहे हैं। अब अमेरिका भी इस केस में गवाह बनने को तैयार हो चुका है। यूक्रेन में मौजूद आज तक की टीमों ने सबूतों और गवाहियों के आधार पर पुतिन के वॉर क्राइम्स की फाइल तैयार की है। यह पुतिन के खिलाफ यूक्रेन की चार्जशीट है।
मारियुपोल में हजारों यूक्रेनी नागरिकों का सेफ हाउस बने थिएटर पर रूस का मिसाइल अटैक पुतिन के वॉर क्राइम का सबूत। खंडरों में तब्दील हो चुके यूक्रेन का हर शहर पुतिन के वॉर क्राइम का जीता जागता सबूत बन चुका है। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या सिविलियंस वहां मारे गए? बिल्कुल मारे गए। सैटेलाइट इमेजेस अब निकल के आ रहे हैं कि कुछ हफ्ते पहले 2-3 हफ्तों से वहां पे लाशें पड़ी हैं और वो बिल्कुल मैच करते हैं उन फोटोग्राफ से जो नजर आते हैं, जो यूक्रेनियन सरकार ने रिलीज किए थे। लेकिन वो फोटोज है जहां पे लोग पड़े हुए नजर आ रहे हैं, न कि उनके हाथ बंधे हुए। वो हाथ बंधे हुए फोटो जो है वो अमाउंट करते हैं वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड। ये पुतिन का वॉर क्राइम नहीं तो और क्या है। यूक्रेन का बूचा शहर पुतिन का वॉर क्राइम सीन बन चुका है, जहां यूक्रेनी लोगों के हाथ पांव बांधकर सिर में गोली मारी गई, जहां रूसी सेना पर यूक्रेनी महिलाओं के साथ रेप का आरोप है, जहां आम नागरिकों के अब तक 400 से ज्यादा शव मिल चुके हैं। यूक्रेन का आरोप है कि बूचा में यूक्रेनी नागरिकों का ये जनसंहार पुतिन के आदेश पर चेचेन के लड़ाकों ने किया है। बूचा में पुतिन के वॉर क्राइम का आज तक चश्मदीद गवाह है। आज तक भारत का इकलौता चैनल है जो बूचा के अंदर से रिपोर्टिंग कर रहा है। कल केवल इमरजेंसी वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को इजाजत दी गई थी और कुछ इंटरनेशनल चैनल्स को बूचा के अंदर। हम उन्हीं के साथ अंदर पहुंचे और रास्ते में शव पड़े हुए थे। हमने वो रिपोर्ट फाइल की है किस तरह से एक गाड़ी के अंदर 4 शव थे, वहां पर भारी बमबारी हुई थी, सड़क के दोनों ओर शव पड़े हुए थे। किसी को बम के निशान है तो किसी को गोलियों के निशान है उन शवों को। और ये ऐसे शव थे जो पिछले कई दिनों से सड़कों पर ही पड़े थे, घरों के दरवाजे के पास शव पड़े थे, बूचा की गलियों में, बूचा के मॉल्स में। मैंने जूते और पतलून से उसको पहचाना, उसके अंग अंग काट डाले। उन्होंने लोगों की कनपट्टी से सटाकर गोली मारी और पूरा भीजा उड़ा दिया। रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने नरसंहार किया। अगर इसे वॉर क्राइम नहीं माना जाए तो फिर किसे माना जाए? युद्ध के मैदान में डटे आज तक ने आपको दिखाया कि कैसे युद्ध के दौरान रूस ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। ये युद्ध अपराध है। आज तक ने आपको दिखाया कि कैसे रूस ने आम लोगों के घर, स्कूल और रिहायशी इलाकों पर हमला करके तबाही मचाई। ये युद्ध अपराध है। रूसी हमलों में तबाह हुए यूक्रेन के अस्पतालों, ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों के मलबे भी आज तक ने देखे और दिखाए हैं। ये भी युद्ध अपराध है। आज तक की रिपोर्टिंग का एक एक मिनट और युद्ध के मैदान में आज तक के कैमरे पर यूक्रेन के लोगों का दर्द पुतिन के वॉर क्राइम की ऑन रिकॉर्ड गवाही है। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, you saw what happened to Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it. यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहले दिन से कह रहे हैं कि यूक्रेन में रूसी फौज पुतिन के आदेश पर आम नागरिकों को निशाना बना रही है। लेकिन बूचा में रूसी फौज की बर्बरता ने रूस के वॉर क्राइम्स की जो फाइल तैयार की है, उसमें पुतिन का नाम युद्ध अपराध के मास्टरमाइंड के तौर पर दर्ज है। Військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулось, ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж... यूक्रेन में पुतिन के वॉर क्राइम्स की अब इंटरनेशनल जांच भी शुरू हो चुकी है। लेकिन हर अपराधी की तरह रूस भी खुद को बेकसूर बता रहा है और यूक्रेन पर झूठ फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगा रहा है।
днях очередная фейковая атака. रूसी सेना ने 31 मार्च तक बूचा का इलाका छोड़ दिया था। उसी दिन बूचा के मेयर ने कहा था कि सब कुछ ठीक है और आज हम बूचा की सड़कों पर नरसंहार देख रहे हैं। ये जानबूझकर रूस को बदनाम करने की साजिश है। Через несколько дней रूस का दावा है कि यूक्रेन झूठ बोल रहा है, ज़ेलेंस्की झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्या तबाह हो चुके यूक्रेन की ये तस्वीरें भी झूठ बोल रही हैं? क्या सड़कों पर बिखरी पड़ी निर्दोष नागरिकों की ये लाशें भी झूठ बोल रही हैं? क्या रोते बिलखते और अपनों की मौत पर मातम मनाते इन यूक्रेनी नागरिकों के आंसू भी झूठे हैं? युद्ध के हर गुजरते दिन के साथ पुतिन की वॉर क्राइम्स फाइल का साइज और वजन बढ़ता जा रहा है। बूचा में यूक्रेन की सरकार ने यह कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेटर्स को बुला रहे हैं, फोरेंसिक जांच कराएंगे, पोस्टमार्टम जो होगा उसे वीडियोग्राफ किया जाएगा ताकि सबूत जुटाए जा सके। यूक्रेन का दावा है कि ये युद्ध अपराध किया है रूस की सेना ने। 64वीं मोटराइज्ड डिवीजन की जो ब्रिगेड्स हैं वो बूचा में तैनात थी, उनकी पूरी फहरिस्त तैयार की जा रही है और रूस से डीएनए सैंपल्स मांगे जाएंगे उन अधिकारियों और सिपाहियों के जो यहां पर तैनात थे। ऐसा यूक्रेन की सेना का कहना है, सेना के अधिकारियों का कहना है कि वो सबूत जुटाएंगे कि किस तरह से बूचा में मार्च के मध्य से लेकर मार्च के अंत तक वॉर क्राइम्स हुई थी। रूस ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है। बूचा, यूक्रेन से गौरव सावंत, आज तक। युद्ध के बाद जो बचता है अब सिर्फ वही यूक्रेन के पास बचा है। खंडहर हो चुके शहर, मलबा हो चुकी इमारतें, खाली वीरान हो चुके घर, मारे गए लोगों के आंकड़े और युद्ध अपराध के सबूत जो रूस के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। यूक्रेन के बाद अब दुनिया के कई देशों ने रूस पर युद्ध अपराध के आरोप लगाए हैं। यूक्रेन ने 26 फरवरी यानी रूस के हमले के एक दिन बाद ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी में रूस पर मुकदमा दायर किया था, जिसका समर्थन करते हुए 39 देशों ने आईसीसी से रूस के खिलाफ जांच करने की मांग की थी। यूक्रेन ने बताया है कि जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया जैसे देशों ने भी रूस पर युद्ध अपराध का मुकदमा किया है। अब यूक्रेन ने रूस के युद्ध अपराधों की जांच का फैसला भी किया है, जिसका अमेरिका ने भी समर्थन किया है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि युद्ध के मैदान में क्या जायज माना जाता है और क्या अपराध माना जाता है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में दुनिया भर के देशों के नेताओं ने युद्ध अपराध की परिभाषा तय करने के लिए स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में मीटिंग की, जिसे जेनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। जेनेवा कन्वेंशन में युद्ध अपराध के नियम बनाए गए। इनको नाम दिया गया इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसे लॉ ऑफ वॉर भी कहा जाता है। ये नियम क्या है आपको बता देते हैं। जंग के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। रिहायशी इलाकों, इमारतों, बच्चों के स्कूल, कॉलेज और आम लोगों के घरों पर हमला नहीं किया जा सकता। मेडिकल वर्कर्स और पत्रकारों पर भी हमला नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर होम, राहत शिविरों और डीमिलिटराइज्ड जोन पर भी हमला नहीं किया जा सकता। युद्ध के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें युद्धग्रस्त इलाकों से निकालने की जिम्मेदारी भी युद्ध लड़ रहे देशों की ही होती है। युद्ध के दौरान सेनाएं आम नागरिकों को कवच के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये युद्ध के वो नियम हैं जिनका आधार नैतिकता और मानवीयता है और इसका उद्देश्य उन लोगों की रक्षा करना है जो जंग में शामिल नहीं है या लड़ने की स्थिति में नहीं है। लॉ ऑफ वॉर में कुल 161 नियम हैं, जिनको दुनिया के 196 देशों ने अपनी मान्यता दी है। लेकिन यूक्रेन में रूस ने जिस तरह से इन नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं, उसे देखकर रूस पर युद्ध अपराध का केस चलना अब तय माना जा रहा है। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्ध अपराध के आरोपी देश के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाया जाता है। ये केस आमतौर पर युद्ध अपराध के आरोपी देश के राष्ट्राध्यक्षों या प्रमुख नेताओं पर चलाए जाते हैं। यूक्रेन और अमेरिका समेत कई देश पुतिन को युद्ध अपराधी करार देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुतिन को युद्ध अपराधी कहना एक बात है और पुतिन को कानून के दायरे में लाकर युद्ध अपराध का दोषी साबित करना यह बिल्कुल अलग बात है।
रूस ने आरोप लगाया है कि युद्ध अपराध के आरोप रूसी सेना को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। रूस ने यह भी कहा है कि यूक्रेन मॉस्को पर आरोप मढ़ने के लिए लोगों की हत्या का नाटक कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि बूचा में लाशों की वीडियोस पूरी तरह से फर्जी हैं। रूस की दलील है कि उसकी सेना ने 30 मार्च को ही बूचा छोड़ दिया था। रूस अपनी बेगुनाही की दलीलें दे रहा है, लेकिन अपराध के आरोप की ये लड़ाई अब अमेरिका वर्सेस रशिया की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की मंशा जताई है, जिसे लेकर रूस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। We have factual evidence that proves this point. We intend to present it to Security Council as soon as possible, so that the international community is not misled by the false narrative promoted by Kyiv and its Western sponsors. This is a warfare, and in warfare anything happens, and you cannot exclude that civilians are dying in a war, and that is a sad fact of life. But the footage that we are being presented with, in particular in Bucha, on which I spoke, does not give us any doubt that that was a stage. That was a stage, and we will present more evidence on that tomorrow when we speak in the Security Council. 41 दिन के युद्ध में रूसी सेना के अत्याचारों का अब जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराध का केस उतना ही मजबूत होता जा रहा है। और युद्ध अपराध के सबूत सिर्फ बूचा में नहीं मिले हैं, बल्कि यूक्रेन के तबाह हो चुके हर शहर में बिखरे पड़े हैं, जिन्हें आज तक की टीम अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रही है। इसी कड़ी में आज तक संवाददाता गौरव सावंत कीव से सटे होस्टोमेल एयरपोर्ट पहुंचे, जिसे रूसी सेना ने बर्बाद कर दिया है। वॉर के ग्राउंड जीरो से आज तक ये सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस समय हम लोग हॉस्टोमल के रास्ते पर हैं और हॉस्टोमल एक बहुत ही क्रूशल एयरबेस था जिसको निशाना बनाने की कोशिश की। यहां देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गई थी। रूस ने एक नहीं दो नहीं कई बार हॉस्टोमल पर हमला किया। क्यों? क्योंकि कीव के पास दो बड़े एयरपोर्ट है, एक बोरिस्पिल और दूसरा हॉस्टोमल। हॉस्टोमल एंटोनोव AN-224 का बेस है। AN-225 विमान वहां पर मरिया सबसे बड़ा विमान खड़ा हुआ था। वहां पर भारत में भी उड़ने वाले AN-32 विमान यही हॉस्टोमल में ही बनते हैं। और आप देखिए किस तरह से यहां पर ब्रिजेस को निशाना बनाया गया। ब्रिजेस को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि रूस की सेना कीव तक न पहुंच पाए। बहुत महत्वपूर्ण है यह जानने के लिए कि कीव पर हमला करने के लिए रूस की सेना ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार हॉस्टोमल पर हमला किया। अपने स्पेशल फोर्सेस स्पेत्सनास को यहां पर भेजा, उतारा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उनको मौत के घाट उतार दिया। इस ब्रिज को देखें किस तरह से यह पूरा ब्रिज ध्वस्त हो गया है। और इस समय जब इमरजेंसी व्हीकल्स आ रही हैं तो आप देखिए कैसे वो तिरछी होते हुए यहां पर आगे बढ़ रही हैं। और ये पहली बार है जब हम आपको जमीनी स्थिति दिखा पा रहे हैं यहां पर हॉस्टोमल की। आज तक इकलौता चैनल है जो हॉस्टोमल से आपको ग्राउंड रियलिटी इस समय दिखा रहा है, जब यूक्रेन की सेना अब यहां पहुंचने लगी है। हम लोग इस समय AN-225 मरिया के सामने है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट विमान है और इस समय ये हॉस्टोमल एयरबेस पर पूरी तरह से तबाह पड़ा है। देखिए यहां पर लिखा है एंटोनोव 225। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट विमान है और ये विमान इस समय पूरी तरह से तबाह हो चुका है रूस की बमबारी में। आप देख सकते हैं ऊपर किस तरह से इसको निशाना बनाया गया। यहां पर एक नहीं, दो नहीं, कई रॉकेट, बम और मिसाइल दागे गए। अगर आप आसपास देखें तो यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है यूक्रेन का। यहां पर न केवल सरफेस टू एयर मिसाइल्स तैनात है, S-300 सिस्टम भी तैनात किया गया था, लेकिन रूस की भारी बमबारी में एयर अटैक, ग्राउंड अटैक, हर तरह का अटैक यहां हुआ। स्पेशल फोर्सेस रूस की यहां पर आई।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो पूरा S-300 का सिस्टम, उसके लॉन्च ट्यूब्स, उसका कमांड पोस्ट और उसकी जो वो थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और अलग अलग जगह पर पड़ी हैं। यहाँ पर जो टैंक थे वो टैंक भी पूरी तरह से तबाह हो गए, जो तोपें थी वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। बहुत भीषण लड़ाई हुई होस्टुमल एयरबेस के कंट्रोल के लिए। यहाँ पर रूस ने अपने स्पेशल फोर्सेस और कमांडोज, स्पेट्सनाज कमांडोज भी तैनात किए थे और उनको यूक्रेन की सेना ने पीछे खदेड़ दिया और उसके बाद जो ऑपरेशंस हुए उसमें तबाह किया गया इस विमान को भी और इस एयरबेस को भी। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, होस्टुमल एयरबेस, यूक्रेन, आज तक। इस रिपोर्ट में आपने एंटोनोव AN-225 मरिया के अवशेष देखे होंगे। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान कहा जाता है। एंटोनोव एयरलाइंस का हेडक्वार्टर होस्टोमेल में है, जो कीव के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। जब तक रूस की सेना यहां पर थी तब तक इस विमान की तस्वीरें बाहर नहीं आई थीं। बाद में इस नष्ट हो चुके विमान की तस्वीरें बाहर आई हैं। इस विमान को लेकर एंटोनोव ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है और दुनिया भर के लोगों से पैसा इकट्ठा करके इस सबसे बड़े विमान को दोबारा बनाने का संकल्प लिया था। आपको बताते चले, यूक्रेनियन भाषा में मरिया का अर्थ है सपना। यूक्रेन इसे दोबारा बनाने का सपना देख रहा है। इस विमान को 1960 के दशक में सोवियत संघ के एरोनॉटिकल प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये सोवियत संघ के स्पेस शटल को लेकर जा सके। इसके बाद ये प्रोजेक्ट रद्द हो गया, लेकिन ये विमान सिविल और कमर्शियल प्रोजेक्ट में भारी सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होने लगा। ये 2.5 लाख किलोग्राम सामान उठाकर 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसने पहली उड़ान 1988 में भरी थी। अब इसे दोबारा बनाने में $3 अरब यानी कि तकरीबन 22,600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन ने रूस के हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया था और इसकी वजह थी अमेरिका के बोइंग F-15 फाइटर जेट्स, जो रूस के सुखोई 30 फाइटर जेट्स को कड़ी टक्कर दे रहे थे। अब यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से और F-15 फाइटर जेट्स मांग रहा है। ऐसे में आपको F-15 और सुखोई 30 का दोनों का तुलना करके आपको दिखाते हैं एक बड़ी पिक्चर। F-15 एक बार में 4,800 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि सुखोई 30 एक बार में 4,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। F-15 की टॉप स्पीड 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, जबकि सुखोई 30 2,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-15 अधिकतम 36 टन वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है, जबकि सुखोई 30 की कैपेसिटी 34 टन वजन लेकर उड़ान भरने की है। F-15 22 एयर टू एयर मिसाइलों को लेकर जा सकता है, जो अब तक बनाए गए किसी भी लड़ाकू विमान में सबसे ज्यादा है, जबकि सुखोई 30 एक साथ 14 मिसाइलें लेकर जा सकता है। अमेरिका के F-15 और रूस के सुखोई 30 को दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। यही वजह है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अमेरिका से ऐसे और ज्यादा फाइटर जेट्स मांगे हैं। F-15 की एक खासियत यह भी है कि इसे उड़ाने के लिए पायलट्स को 2 से 3 हफ्ते की ट्रेनिंग ही काफी होती है। यूक्रेन में वर्ष 2018 में हुई क्लियर स्काई एक्सरसाइज में यूक्रेन के पायलट्स ने F-15 को उड़ाया था और इसकी ट्रेनिंग भी ली थी। F-15 को बनाने वाली कंपनी बोइंग का दावा है कि F-15 फाइटर जेट्स कई युद्धों में अब तक 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को निशाना बना चुका है, जबकि युद्ध के दौरान अब तक कोई भी F-15 विमान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम का शिकार नहीं बना सका। इसीलिए यूक्रेन के पायलट F-15 की डिमांड कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध संकट के बाद अब आपको आर्थिक संकट की आग में जल रहे श्रीलंका और दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के बारे में जानकारी देते हैं। जिस तरह सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते श्रीलंका में लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह महंगाई से परेशान लोग पेरू की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लोगों को रोकने के लिए पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीट रही है। पेट्रोल, डीजल और खाद की कमी के चलते लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। लोगों के हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए पेरू के कई शहरों में आपातकाल लगाया गया है।
लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जन आक्रोश की आग में सरकार का आपातकाल भस्म हो गया है। लोगों के अंदर इतना गुस्सा और असंतोष है कि वो पुलिस के हथियारों से भी पीछे नहीं हट रहे। पेरू में चल रहे हिंसक विरोध में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। महंगाई से जूझ रहे श्रीलंका और पेरू की सरकार अपनी जनता का भरोसा खो चुकी है और जब भरोसा खोया जाता है तो परिस्थितियां भयानक होना तय है। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट की वजह से पूरे देश में क्रोध और असंतोष फैल चुका है। महंगाई की वजह से खाने पीने का संकट है और पेट्रोल डीजल की वजह से उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। तस्वीरों की मदद से ये समझिए कि जब एक पूरे देश की उम्मीद टूटती है तो लोग किस तरह क्रोध और अवसाद में डूब जाते हैं। अपने खूबसूरत बीच की वजह से जिस श्रीलंका में पर्यटकों की भीड़ हुआ करती थी, वहां पर चारों तरफ सन्नाटा है। थोड़े बहुत जो पर्यटक बचे हुए हैं वो भी महंगाई के चलते वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण होटलों में बुकिंग कैंसिल हो रही है। पेट्रोल डीजल की कमी से टैक्सी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप हो गया है। खाने पीने की चीजों की भारी कमी और महंगे दामों की वजह से पर्यटक श्रीलंका नहीं आना चाहते हैं। खाद और उर्वरक की भारी कमी के चलते श्रीलंका में धान की फसल बर्बाद हो रही है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि जैविक खेती और खाद की कमी से धान का उत्पादन करीब 44% कम हो गया है, यानी श्रीलंका बड़े खाद्य संकट की तरफ आगे बढ़ रहा है। राजपक्षे सरकार की खराब नीतियों और भ्रष्टाचार के विरोध में आज भी लोग सड़कों पर उतरे। श्रीलंका के लोग प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। जन आक्रोश का दमन करने के लिए श्रीलंका की आर्मी सड़कों पर तैनात है। सरकार को डर है कि गुस्से में लोग नेताओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अपने खूबसूरत बीच के लिए पूरी दुनिया में मशहूर श्रीलंका आज किस तरह की मायूसी का सामना कर रहा है। ये कोरोना काल से पहले की तस्वीर है, जब यहां पर्यटकों की भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। श्रीलंका में बिगड़ते हालात को दिखाने वाली एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने भेजी है। इसे देखिए और अंदाजा लगाइए कि श्रीलंका के लोग इस वक्त किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। आर्थिक संकट के सामने श्रीलंका के लोगों की लड़ने की शक्ति अब खत्म हो रही है। महंगाई के सामने हिम्मत जवाब दे रही है। खाने पीने की चीजों की भारी कमी ने जनता को कमजोर बना दिया है और सरकार के आश्वासन अब कांटों की तरह चुभने लगे हैं। कोलंबो की सड़कों पर उतरे ये लोग सत्ता में बैठे लोगों से इतना चिढ़ गए हैं कि हर चेहरा बदलना चाहते हैं, फिर चाहे प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हो या राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। कोलंबो की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब कोलंबो की वीवीआईपी सड़कों पर प्रधानमंत्री के आवास से महज कुछ मीटर की दूरी पर ये टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, जिसके ठीक नीचे सड़कों पर लोग प्रदर्शन करने उतरे हैं। अगर आप ये देखिए, ये शेफ की यूनिफॉर्म है, ये वो लोग हैं जो लजीज व्यंजन पकाते हैं, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए यहाँ के तमाम 4 सितारा 5 सितारा होटलों में काम करते हैं। और साथ ही ये जो बैनर लेकर के यहाँ पर उतरे हैं, इन बैनरों पर मैसेज है कि टूरिज्म को बचाया जाए, क्योंकि अगर पर्यटन नहीं होगा, पर्यटन यहाँ के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। और अभी ये जो बैनर पोस्टर है, तमाम सारे मैसेज ये हैं कि इकोनॉमी को बचाया जाए, पर्यटन को बचाया जाए, टूरिज्म को बचाया जाए, क्योंकि अगर टूरिज्म नहीं रहा तो जाहिर है विकास दर पर असर पड़ेगा। पहले ही स्थिति बहुत खराब है, तमाम सारे जो होटल हैं वो खाली पड़े हैं, टूरिस्ट छोड़कर जा रहे हैं। जो साल भर पर्यटन के लिए जाना जाता है, यहाँ पर टूरिस्ट की बुकिंग आती है, वो कैंसिल हो रही है और इसीलिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती आई है। और अब इसीलिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो सीधा प्रधानमंत्री आवास से महज कुछ मीटर की दूरी पर, ये जो आप आवास का इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद रहते हैं और इसीलिए अब तमाम सारे लोग जो हैं ये बैनर पोस्टर लेकर के इस वीवीआईपी इलाके में पहुंच गए हैं प्रदर्शन करने के लिए कि टूरिज्म बचाया जाए, पर्यटन बचाया जाए। जनता का आरोप है कि 2 भाइयों ने पूरा देश डुबो दिया। श्रीलंका में अब न खाने को अनाज है, न ही कमाई का कोई जरिया और ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा है
कि जेब चल रही है। गरीब तो छोड़िए, अच्छे अच्छे पैसे वालों की हिम्मत जवाब दे रही है। श्रीलंका में अगला बड़ा संकट खाद्यान्न का आने वाला है, क्योंकि खाद की भारी कमी के चलते धान की कमी हो रही है, जिससे देश में चावल का संकट तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि भारत ने 2 दिन पहले चावल और डीजल की खेप भेजी है, लेकिन संकट इतना बड़ा है कि ये मदद बहुत सीमित साबित होने वाली है। साल 2021 में श्रीलंका ने नई खेती की नीति अपनाई, जिसके तहत जो केमिकल फर्टिलाइजर थे, जो खाद, रासायनिक खाद थी, उनसे वो ऑर्गेनिक खाद पर शिफ्ट होने लगे। उसका असर ये हुआ कि किसान तैयार थे नहीं, जमीन के बारे में शायद अध्ययन किया नहीं गया। हालांकि राष्ट्रपति राजपक्षे की ओर से कहा गया था कि रासायनिक खाद नुकसानदायक होते हैं, साथ ही देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम है तो वो इंपोर्ट नहीं करना चाहते। उसका नतीजा ये हुआ कि खेतों की पूरी फसल खराब हो गई। जिस मात्रा में किसानों ने मेहनत की, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया और ये उम्मीद थी हर साल के मुकाबले वो उत्पादन कम हो गया, और उसी उत्पादन का सीधा कम होने का असर आज श्रीलंका में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि न चावल ठीक से उग पाया और न ही जो घरेलू उत्पाद होते हैं जो खेतों से उगाए जाते हैं वो उतनी मात्रा में श्रीलंका को मिल पाई, जिसकी वजह से ये देश चावल भी भारत, पाकिस्तान जैसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करने लगा, और ये एक बड़ी वजह थी जिससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ। जो श्रीलंका अब तक चावल को विदेशों में एक्सपोर्ट करता था, वो अब इंपोर्ट यानी आयात पर निर्भर होने वाला है। लेकिन परेशानी ये है कि सरकार के पास पैसों की भारी कमी है, इसलिए दूसरे देशों से चावल खरीदना आसान नहीं होगा और देश में खाने का संकट बढ़ने वाला है। श्रीलंका की एक बहुत बड़ी आबादी जो पर्यटन पर निर्भर थी, वो सेक्टर भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। श्रीलंका के बीचेस को देखने दुनिया भर से लोग आया करते थे, वहां गिने चुने पर्यटक बचे हैं। कोलंबो में समंदर के इन किनारों पर अब सन्नाटा है। आमतौर पर टूरिस्ट जो होते थे, पर्यटकों से ये गुलजार रहता था। इक्का दुक्का चेहरे अगर मैं देख लूं, उसके अलावा मुझे यहाँ कोई दिखाई पड़ता नहीं है। ज्यादातर यूरोप से, अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कई सारे देशों से, दुनिया भर के सैलानी, भारतीय भी होते थे जो यहाँ पर आते थे, और ये जो पूरा तट है, ये किनारा जो है समंदर का, ये गुलजार रहता था। लेकिन अब इस क्राइसिस के चलते ज्यादातर सैलानी चले गए हैं और उसके अलावा बहुत ज्यादा आ नहीं रहे हैं। तो कई सारे ऐसे रिजॉर्ट हैं जो बंद पड़ गए हैं। इन किनारों के साथ साथ बड़ी आजीविका जुड़ी होती है यहाँ पर बोट चलाने वालों की, वाटर स्पोर्ट्स की। लेकिन अब अगर आप सब देखेंगे यहाँ ठीक मेरे पीछे, ये सब सन्नाटे में है, नाव जस की तस पड़ी हुई हैं। इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं। श्रीलंका की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर है, लेकिन कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि ये सेक्टर बर्बाद हो गया और अब आर्थिक मंदी के चलते दाम इतने बढ़ गए हैं कि बाकी पर्यटक श्रीलंका आना ही नहीं चाहते। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के पर्यटकों ने श्रीलंका के होटलों में बुकिंग कैंसिल करवा ली है। आर्थिक संकट का असर होटल इंडस्ट्री सहित पूरे टूरिज्म सेक्टर पर पड़ रहा है। इस खूबसूरत आइलैंड मुल्क में पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करता है, और आर्थिक संकट के बीच जो यहाँ घरेलू स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उनके चलते अब जो पर्यटक हैं उनके अंदर एक चिंता है, एक डर है, और उसका सीधा नतीजा, सीधा असर यहाँ के कारोबार पर दिखाई पड़ता है। मैं कोलंबो के कुछ नामी गिरामी होटलों में से एक यहाँ पर घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ रिसेप्शन खाली है। यहाँ इस लॉन में, लॉबी में कोई नहीं बैठा है। जब अमूमन जो इंटरनेशनल फ्लाइट हैं वो जो सुबह 7-8 बजे तक आ जाती हैं तो पर्यटक होटलों तक पहुँचते हैं। हमें बताया गया कि जो बुकिंग 100% होती थी, 100% होती थी, अब इस 94 कमरों वाले होटल में कहीं 25 कमरे बुक हैं, कहीं 30 कमरे बुक हैं। कल की बुकिंग कैंसिल हो रही है और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए जो आए थे वो बुकिंग कैंसिल करके वापस अपने मुल्कों की ओर जा रहे हैं। श्रीलंका के करीब 25 लाख लोग टूरिज्म सेक्टर पर निर्भर है, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया है और श्रीलंका की हालत को देखकर पर्यटकों की वापसी की उम्मीद भी ना के बराबर है। I think it just makes the situation here very hard for us as tourists, but I'm sure even harder for people living here. So I think it seems safer for us and smarter to leave now while the problems are going on. श्रीलंका की आर्थिक बर्बादी में राजपक्षे सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा रोल है और ऊपर से चीन की दोस्ती भी इतनी भारी पड़ गई कि पूरे देश को गिरवी रखने की नौबत आ गई। आज चीन से लिए कर्ज की कीमत पूरा देश महंगाई की आग में आहुति देकर चुका रहा है और राजपक्षे सरकार अपने मंत्रियों से इस्तीफा लेकर इस अग्नि को शांत करने की तरकीबें खोज रही है।
आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, आज तक। अब जरा ये भी समझिए कि श्रीलंका की बर्बादी में शी जिनपिंग का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि आज के दौर में चीन वो साहूकार है जो कर्ज देकर देश की आर्थिक शक्ति पर कब्जा कर लेता है। चीन अपनी कर्ज वाली नीतियों के लिए बहुत कुख्यात है, लेकिन गरीबी और आर्थिक संकट में फंसे देश इस बात को नहीं समझ पाते। और जब तक उस देश की सरकार को ये बात समझ में आती है, तब तक वो देश चीन के हाथों लुट चुका होता है। ये चीन की कर्ज देकर कब्जा करने वाली डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है, जिसकी जकड़ में कई देश हैं। इनमें पहला नाम पाकिस्तान का है, जिसने चीन से 1,81,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है। इसके बाद है श्रीलंका, जो 75,300 करोड़ रुपए के कर्ज में बंधा हुआ है। इंडोनेशिया के ऊपर 37,600 करोड़ रुपए और म्यांमार पर 30,100 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ है। इसके अलावा वियतनाम को 60,200 करोड़ रुपए, कंबोडिया को 37,600 करोड़ रुपए और लाओस को 45,200 करोड़ रुपए चीन को चुकाने हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे और विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के नाम पर लोन देता है और फिर ना चुकाने पर उस देश में चीन के साथ पार्टनरशिप में चल रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर पूरा कब्जा कर लेता है। चीन का वन बेल्ट वन रोड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए चीन मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। इसलिए इन देशों की जमीन पर पहले महंगे ब्याज पर कर्ज देता है और फिर उन पर कब्जा कर लेता है। अफ्रीका के कई गरीब लेकिन संसाधनों से भरे देशों में भी चीन ने यही नीति अपनाई हुई है। जो हाल इस समय श्रीलंका का है, कुछ उसी तरह की खबरें आगे अफ्रीका से भी आ सकती हैं। वहां के कई देश पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं और राजनीतिक रूप से अस्थिर। ऐसे में चीन का कर्ज वाला जाल बहुत महंगा पड़ सकता है। श्रीलंका को आर्थिक संकट से बचाने के लिए भारत हमेशा से ही अच्छे पड़ोसी और भरोसेमंद दोस्त की भूमिका में रहा है। 17 मार्च को भारत ने श्रीलंका को खाद्यान्न और दवाएं खरीदने के लिए $1 अरब की मदद की घोषणा की। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने के लिए $50 करोड़ की मदद भेजी। इसके पहले 13 जनवरी को भारत ने सार्क मुद्रा विनिमय व्यवस्था के तहत श्रीलंका को $40 करोड़ की आर्थिक मदद भेजी थी। खाद्यान्न मदद के तौर पर भारत ने श्रीलंका को 40,000 टन चावल और ईंधन संबंधी मदद के लिए 40,000 टन डीजल भेजा है। आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहे श्रीलंका का दर्द भारत बहुत नजदीक से समझता है। इसीलिए श्रीलंका के लोगों के लिए लगातार वो अपनी मदद भेज रहा है। समझने वाली बात यह है कि भारत और चीन के इरादे, आचरण और नैतिकता में बहुत बड़ा फर्क है। चीन कर्ज देकर बर्बाद करने की नियत से छोटे देशों को फंसाता है, तो भारत उदारता दिखाते हुए संकट के समय में काम आता है। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।